Okay, good afternoon everyone. We will start and continue with our discussions about FM. हमने पिछले FM के क्लास में स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फर्स्ट थ्योरी वाला चैप्टर शुरू किया था. आपको एक ओवरव्यू दिया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज फाइनेंस, व्हाट इज मैनेजमेंट. तीन मेन काम करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट: प्रोक्योरमेंट डिसीजंस, यूटिलाइजेशंस एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशंस. सो प्रोक्योरमेंट में सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वगैरह का बात किया, कैसे सही सोर्स से कितना पैसा लाना है ये डिसाइड करना है, ये सब सीखा हमने. यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, उसी पैसे को कहाँ कहाँ कितना कितना कैसे कैसे इन्वेस्ट करें, ये सब के ऊपर डिस्कशंस किया हम लोगों ने. और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न्स वगैरह कि कितना प्रॉफिट को रिटेन करके रखना है और कितना डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, ये सब डिस्कस किया हम लोगों ने. दिस इज व्हाट यू हैव डिस्कस्ड दस फार इन आवर एफएम का डिस्कशंस. हमने आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का डिस्कशन किया था. हमने कहा था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, शॉर्ट टर्म है, आज चल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं होता है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में आज ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का कोशिश करेंगे रिगार्डलेस ऑफ द फ्यूचर, लेकिन वही वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में लॉन्ग टर्म बिजनेस का वैल्यू, वेल्थ को इंक्रीज करने का कोशिश करेंगे. हमने कहा था लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेहतर होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. हमने ये तीन पार्ट्स, रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंस विद अदर डिविजन्स, ये हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था, ठीक है ना. रीड करके आने को बोला था, रीड किया है आप लोगों ने, वर्चुअल वाले रीड किया है क्या आप लोगों ने, या सुनो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है. अभी डिस्कस करते हैं, रीड करते हैं, साथ में आ जाइए. बुक अपने लिए बोलता है फाइनेंस इज द लाइफ एंड ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. लास्ट डिस्कस कर रहे थे, इट इज लाइक द हार्ट, इट इज लाइक द ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट रन्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. इट इज अ कॉमन थ्रेड दैट बाइंड्स ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन. सारे डिपार्टमेंट को ये जोड़ के रखता है. नाउ हाउ इज फाइनेंस रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड पर्सनल. देखते हैं. बोला सबसे पहले प्रोडक्शन से कैसे कैसे कनेक्टेड है. तो बोला प्रोडक्शन में डिसीजन लेना होगा, इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री कितना करें, स्टॉक लेवल कितना मेंटेन करें, परचेज का क्या पॉलिसी होना चाहिए. अब स्टॉक लेवल कितना मेंटेन करें, याद आ रहा है डिस्कस किया था हम लोगों ने कि अगर इन्वेंट्री ज्यादा मेंटेन करेंगे तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, इन्वेंट्री कम मेंटेन करेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो कितना इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहिए, ये सब डिसीजन प्रोडक्शन का है लेकिन फाइनेंस रिलेटेड होता है. फॉर एग्जाम्पल मेक और बाय कंपोनेंट्स, याद आ रहा है, या तो कोई मशीन का कंपोनेंट चाहिए या तो खुद बना सकते हैं या बाजार से रेडीमेड खरीद के ला सकते हैं. ये डिसीजन प्रोडक्शन का है लेकिन फाइनेंस की मदद से लिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल टू रिटेन और रिप्लेस अ मशीनरी. अब अगर आपका एक मशीनरी पुराना हो गया है, उतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसी को खींच के चलाते हैं, उससे क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा, रिपेयर वगैरह ज्यादा लगेगा, लेकिन नया मशीन का जितना खर्चा नहीं लग रहा होगा. वही अगर मुझे लगता है कि डिमांड है तो हम पुराने मशीन को रिप्लेस करके एक नया मशीन लगा सकते हैं. इससे आज ज्यादा खर्चा लगेगा नया मशीन लाने का, लेकिन बदले में हर साल प्रोडक्शन ज्यादा होगा, बेनिफिट दिख रहा होगा. आर यू विद मी? तो मशीन को रिप्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नया मशीन खरीदना चाहिए या बनाना चाहिए, ये सब प्रोडक्शन डिसीजंस है, बट दे आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंस. मार्केटिंग में कितना फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री मेंटेन करें, उधार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. अब एक पर्टिकुलर कस्टमर को उधार दे या नहीं दे, ये मार्केटिंग डिसीजन होता है, लेकिन उसमें अल्टीमेटली फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस है कि उधार देंगे, वो कितना दिन में पैसा देगा, कितना चांसेस है बैड डेब्ट्स होने का, उसके हिसाब से मेरे लिए क्या लॉस होने का चांसेस है, उसके हिसाब से हमें अल्टीमेट कैलकुलेशन करके डिसाइड करेंगे उधार दें या नहीं दें या कितना दिन का उधार दें. ये एक पूरा चैप्टर है मेरा मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, जहां हम सीखेंगे कि उधार देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कितना दिन का देना चाहिए, ये डिसीजंस लेना. चेंज इन सेल प्राइस टू सेल एडिशनल क्वांटिटीज, acceptance of an additional order, these are all decisions taken after considering finance. Okay, समझाता है इसको. एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देते हैं.
कॉपी करो। देखो एक एग्जांपल दे रहा है, हम पढ़ा रहे हैं एफएम है, लेकिन बीच बीच में बहुत सारा सब्जेक्ट में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉस्ट से भी कनेक्टेड है, ये फाइनेंस तो है ही है। Will you accept the order at rupees 10 per unit, rupees 8 per unit, rupees 6 per unit and rupees 3 per unit? सोच के बताओ। चलो 5 मिनट देते हैं, इसको प्रॉपर 4 कॉलम बनाओ और सॉल्व करो। लेट्स सी, 4 कॉलम बनाओ और इसको सॉल्व करो। डन क्या? ओके, वर्चुअल पीपल,
एडिशनल वाला कैसे करेंगे, मतलब उसी को तो लेके करना है ना, कि समझ लो वो वाला आप लेते हो, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यही तो सोच के बताना है आपको। देखो नॉर्मल में इंसान सोचता है कि सर मेरा वेरिएबल कॉस्ट है 4 रुपया, फिक्स्ड कॉस्ट है 2 रुपया, यानी मेरा टोटल कॉस्ट है 6 रुपया। तो सर 6 रुपया के ऊपर मिलेगा तो हम लेंगे, उसके नीचे मिलेगा तो नहीं लेंगे। ये एक नॉर्मल इंसान का सोच है, समझ में आ रहा है क्या? लेकिन फाइनेंस बोलता है ऐसा नहीं है। फाइनेंस बोलता है कि अगर फाइनेंस बोलता है अगर आप एक ऑर्डर लेते हो, उससे आपका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो फाइनेंशियली आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। नहीं सॉरी सॉरी, यहां पे होगा 10 लाख प्लस 13,20,000, ये समझ में आ रहा है क्या? 13,20,000 कैसे सर? 13,20,000 पहले से तो 10 लाख का सेल्स था, प्लस नया ऑर्डर लिया 40,000 एट 8, यानी 3,20,000, तो टोटल सेल्स हो जाएगा 13,20,000। नेक्स्ट केस में लिया अगर 6 रुपया पे अगर लिया तो हो जाएगा 240, यानी 12,40,000। और थर्ड केस में अगर लिया 3 रुपया पे तो 1,20 यानी 11,20,000। वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपया, 6 रुपया लगेगा पूरा 1,40,000 पे, अच्छा 4 रुपीज, तो 4 रुपया लगेगा 1,40,000 पे, यानी 560। ये सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट एक फिगर आता है कंट्रीब्यूशन, ये वर्ड सुना है आपने? तो दोनों मिला के, सॉरी सॉरी, ओके, कंट्रीब्यूशन वर्ड सुना है आप लोगों ने? एवरीवन वर्चुअल? ओके, हम लोग भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे आगे। 7,60,000 क्या?
अब नोटिस करिएगा, भले ही 6 रुपया में आपको ऐसा लग रहा था कि 6 रुपया तो मेरा टोटल कॉस्ट है, करेक्ट, लेकिन जब मैं 6 रुपया पे भी एक्सेप्ट कर रहा हूं तो मेरा टोटल प्रॉफिट बढ़ा है। वाई? बिकॉज फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी रिकवर्ड है, तो वापस से फिक्स कॉस्ट तो नहीं लग रहा होता है। ये कॉन्सेप्ट कॉस्ट में भी सुनते हैं कि समटाइम्स अ कंपनी में एक्सेप्ट एन ऑर्डर इवन बिलो टोटल कॉस्ट प्रोवाइडेड द वेरिएबल कॉस्ट इज बीइंग रिकवर्ड एटलीस्ट। लास्ट वाले केस में खाली मेरा वेरिएबल कॉस्ट से भी कमती रिकवर हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपया सिर्फ 3 रुपया मिलेगा, तो फिर हम उस ऑर्डर के लिए नहीं जान रहे होंगे। तो लास्ट वाला केस इज द ओनली केस वेयर वी विल रिजेक्ट, इन ऑल द रिमेनिंग केसेस वी मे एक्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? एक एडिशनल ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और किस प्राइस पे हम एक्सेप्ट करेंगे। अब आपके माइंड में ये आ सकता है, सर इससे मेरा ही तो मार्केट खराब होगा, अगर हम कमती दाम में ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहा होगा तो हम अपना मार्केट क्यों खराब करना चाहेगा। करेक्ट। सो these are all strategic reasons why you may or may not accept. Financially आपका प्रॉफिट पहले 4 लाख था, पहले तीनों ऑप्शन में प्रॉफिट 4 लाख से बढ़ रहा है, हेंस आप एक्सेप्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली। स्ट्रैटेजिकली आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ये बिजनेस का डिसीजन होगा। कई बार हो सकता है बिजनेस बोलेगा नहीं सर, हम अपना प्राइस 10 रुपया के नीचे नहीं तोड़ना चाहता, मत तोड़िए, आपका इच्छा, ठीक है ना। सो वो कंपनी टू कंपनी का पॉलिसी पे डिपेंड करेगा, बट फाइनेंशियली अगर हम बात करें तो हम ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी ये डिस्काउंट वगैरह के पहले फाइनेंशियल इंप्लीकेशन भी समझना पड़ता है। ये फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग आ गया। दिस इज हाउ फाइनेंस एंड मार्केटिंग आर कनेक्टेड, ये डिस्कस कर रहे थे। क्लियर है क्या एवरीवन? सॉल्यूशन वर्चुअल्स क्लियर है? ओके। Next, finance and personnel. This includes decisions associated with personnel policies, training expenditures. तो आज मुझे ट्रेनिंग वगैरह पे कितना रुपया खर्चा करना चाहिए, मुझे ट्रेनिंग वगैरह पे कितना रुपया खर्चा करना चाहिए, ये डिसाइड करना। Another financial decisions of the business. Investment in HR is bound to increase in future. वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, वीआरएस, ये सुना है क्या आप लोगों ने टैक्स वगैरह में? वीआरएस, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, रिट्रेंचमेंट स्कीम्स वगैरह। तो ये कितना वॉलेंट्री रिटायरमेंट रिट्रेंचमेंट स्कीम वगैरह देंगे, कैसा पे पैकेज देंगे, ये सब एचआर डिसीजन है, लेकिन फाइनेंस के बेसिस पे लिया जाता है। हम ये एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव क्या होगा, आपको ये तीनों हेडिंग पता होना चाहिए कि फाइनेंस अफेक्ट्स मार्केटिंग, फाइनेंस अफेक्ट्स प्रोडक्शन, फाइनेंस अफेक्ट्स एचआर, और फिर नॉर्मल पैराग्राफ में 2-3 लाइन में लिखेंगे कि कैसे ये कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ डिसीजंस हैं जो एचआर डिसीजन या मार्केटिंग डिसीजन या प्रोडक्शन डिसीजन है, लेकिन फाइनेंस के बेसिस पे लिया जाता है। हेंस फाइनेंस इन्फ्लुएंसेस दीज डिपार्टमेंट्स। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट, सेम पेज ऊपर एक टॉपिक मिलेगा, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक छोटा सा साइड टॉपिक है कि हमें 3 डिसीजंस लेने काम करने हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस एंड इन फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ये 2 डिसीजन समझ में आ रहा है क्या? फाइनेंसिंग डिसीजन इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमें पहले प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स करना है। यहां पे लेवरेज बोल के एक कॉन्सेप्ट आएगा। याद है लास्ट डे जो चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन दिया था, तो हमने कहा था प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड 3 चैप्टर्स है, जिनमें से एक चैप्टर है लेवरेज, जो हम सीखेंगे। इन्वेस्टमेंट के अंदर कैपिटल बजटिंग, याद है एक चैप्टर का नाम दिया था आप लोगों को। यहां पे अलग अलग मेथड, इस चैप्टर में कई सारे मेथड्स आएंगे कैपिटल बजटिंग के, जैसे कि पेबैक, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एआरआर, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसको बोलेंगे एनपीवी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसको बोलेंगे आईआरआर, पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये सब बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ये एक एक मेथड पे कम से कम 3, 4, 5, 6 सम्स करेंगे हम लोग। बहुत वैरायटी ऑफ डिस्कशंस करने वाले हैं इन चैप्टर कैपिटल बजटिंग। परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंस में ये सब काम करने के लिए कैसे कैसे टूल्स अवेलेबल है। तो बोला परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए रेशियो एनालिसिस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट सीखा है क्या आप लोगों ने?
अकाउंट्स वगैरह में। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट होता है, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट उतना काम में नहीं आता है, कैश फ्लो के जैसा ही होता है, एग्जैक्टली लाइक कैश फ्लो होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज द मूवमेंट ऑफ कैश, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट शोज द मूवमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। फंड्स मतलब वर्किंग कैपिटल। ओके, these are some of the tools that are available for financial decision making। ये खाली टूल्स के नाम सीख रहे थे हम लोग। ओके, एक और टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ और फिर लेके चलेंगे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में। ये टॉपिक के बाद में एक लास्ट टॉपिक आएगा जो आधे घंटे डिस्कस करेंगे हम लोग और उसके बाद चैप्टर खत्म। ध्यान देना, सबसे पहला चैप्टर खत्म भी हो गया आप लोगों का, तो ध्यान दीजिएगा। बहुत छोटू छोटू सिंपल सिंपल चैप्टर्स है इनिशियली, बट कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे धीरे धीरे। ओके, सुना, बुक हमें बोलता है हम फाइनेंस में 3 टाइप के डिसीजन लेते हैं। याद है लास्ट बोला था, सबसे पहला फाइनेंसिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड डिसीजंस, यानी डिस्ट्रीब्यूशन, कितना प्रॉफिट रिटेन करना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। यहां बुक बोलता है इन सारे डिसीजंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंस मैनेजर को टैक्स का नॉलेज होना चाहिए। ये सारे डिसीजंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंस मैनेजर को टैक्स का नॉलेज होना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? ओके, नाउ क्यों होना चाहिए एक एक करके समझाते हैं। तो सबसे पहले आता है फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजंस में आज मैं डेट, प्रेफ या इक्विटी किससे पैसा लेकर आऊं ये डिसाइड करना है। तो याद है लास्ट डे हमने कहा था डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देते हैं जिसका टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन प्रेफ और इक्विटी पे डिविडेंड देते हैं जिसपे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अगर आप टैक्स बेनिफिट को समझेंगे, मैंने लास्ट डे बोला था इट इज लाइक अ कैशबैक ऑफर, कि अगर मैं 100 रुपए का इंटरेस्ट दूंगा तो 100 रुपए के इंटरेस्ट पे मुझे 30 रुपया का कैशबैक मिल जाएगा, मेरे नेट खर्चा 70 रुपया ही होगा। लेकिन अगर मैं 100 रुपया का डिविडेंड दूंगा तो कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, मेरा नेट खर्चा पूरा 100 रुपया रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर एज अ फाइनेंस मैनेजर आपको यह डिसाइड करना है कि आप कितना पैसा कहां से लाएं, आपको टैक्स का भी नॉलेज होना चाहिए ताकि आप सही टैक्स इंप्लीकेशन समझ के सही अमाउंट ऑफ फंड सही सोर्सेस से ला रहे होंगे। आर यू विद मी? ओके, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में सुनना, जब आप कैपिटल बजटिंग चैप्टर करोगे मेरे साथ तो आप सुनोगे, सीखोगे। हम कैपिटल बजटिंग में बोलेंगे कि हमें जब भी कोई 2 प्रोजेक्ट को कंपेयर करना है और डिसाइड करना है कि हम कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं, हमें अगर 2 प्रोजेक्ट को कंपेयर करना है और यह डिसाइड करना है कि हम कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं, तो बोला हम उसका कैश फ्लोज देखते हैं कि दोनों प्रोजेक्ट से क्या क्या कैश फ्लोज मिलने वाला है, प्रॉफिट नहीं, कैश फ्लोज। नाउ कैश फ्लोज को कंसिडर करते टाइम हम कैलकुलेट करना आपको सिखाएंगे। देयर इज समथिंग कॉल्ड CFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो ये CFAT के बेसिस पे हम दोनों प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज देखेंगे, CFAT देखेंगे और उस CFAT को कंपेयर करके हम लोग PV करेंगे और कंपेयर करके डिसाइड करेंगे। लेकिन ये CFAT कैलकुलेट करने के लिए टैक्स का नॉलेज चाहिएगा। हम आपको एक टॉपिक में लेके चल रहे हैं कि फाइनेंस मैनेजर को टैक्स का नॉलेज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये डिस्कस कर रहे हैं अभी आपके साथ। तो फाइनेंस मैनेजर को टैक्स का नॉलेज होना चाहिए बिकॉज सबसे पहला वो फाइनेंसिंग डिसीजन लेगा जहां डिबेंचर, प्रेफ और इंटरेस्ट में टैक्स का इफेक्ट आता है, तो उसको समझना हो। फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन से लेगा, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर CFAT कैलकुलेट करना होगा, उसके लिए टैक्स का नॉलेज चाहिएगा। प्लस डिविडेंड, आज के जमाने में आपको पता है डिविडेंड आपके हाथ में टैक्सेबल होता है, इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। अगर मैं कंपनी हूं, आप सब शेयर होल्डर्स हैं, तो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। सो नाउ डिविडेंड हैज बिकम टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। तो अगर मैं आपको डिविडेंड ज्यादा दूं तो आपके हाथ में टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगा, टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगा।
तो जनरली कितना डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसमें इसके लिए भी टैक्स का इफेक्ट समझना पड़ेगा कि इंडिविजुअल्स का क्या टैक्स इंप्लीकेशन है, उसके हिसाब से मुझे कितना डिविडेंड देना चाहिए। ये खास करके रेलेवेंट होता है प्राइवेट कंपनीज में। लेट्स से प्राइवेट कंपनी है जहां हम लोग 5 ही ओनर्स हैं, 5 ही शेयर होल्डर्स हैं, तो अगर हम पांचों का पर्सनल इनकम ज्यादा है तो हम डिविडेंड क्या करेंगे, कम दिखाएंगे, क्योंकि डिविडेंड भी ज्यादा दिखा दिया तो और ज्यादा टैक्स देना पड़ जाएगा। तो सबका पर्सनल इनकम ज्यादा है तो कंपनी से डिविडेंड इनकम कम दिखाएंगे, और उनका पर्सनल इनकम कम होगा तो उस साल ज्यादा करके डिविडेंड इनकम दिखा रहे होंगे। तो डिविडेंड के लिए टैक्सेबल इनकम पर्सनल कितना है वो सब का भी नॉलेज, कैलकुलेशंस देखना पड़ेगा, टैक्स का नॉलेज चाहिए। आर यू विद मी? हेडिंग देखो पहले, an understanding of the taxation policy is as important for the finance manager as it is for a tax planner. Comment on this statement. दिख रहा है क्या? Comment on this statement. Now, अब कमेंट करने के लिए बुक बोलता है, द फाइनेंस मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू टेक वेरियस डिसीजंस ऑन प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑन फंड्स, ऑन प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो पैसा बिजनेस में कहां से आएगा और कहां जाएगा, इन सब के लिए फाइनेंस मैनेजर जिम्मेदार होगा, लेकिन इन सब के लिए उसको टैक्स का नॉलेज भी चाहिएगा। हैज एन इफेक्ट ऑन दीज एरियाज, and hence the finance manager should have a reasonable understanding of direct and indirect tax provisions. देखिए समझ में आ रहा है क्या? ओके, सबसे पहले आता है फाइनेंशियल डिसीजंस। डेट इज चीपर देन इक्विटी। Since interest is a charge on profits and will reduce the tax payable by the company, will reduce the tax payable by the company. लाइन समझ में आ रहा है क्या? तो डिविडेंड देने, ये डिबेंचर पे इंटरेस्ट देने से टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाता है, दैट इज द बेनिफिट पार्ट। For project investment decisions, for project evaluation, CFAT are relevant for discounting purposes. CFAT कैलकुलेट करते हैं हम लोग for discounting purposes. Dividend decisions. Tax is one of the major considerations in taking decisions on the amount and rate of dividend. Whether the company should retain the earnings or distribute as dividend depends upon the tax on the company and the shareholders. कि इसके वजह से कंपनी पे क्या इफेक्ट आएगा और शेयरहोल्डर्स पे क्या इफेक्ट आएगा, ये समझ के फिर डिसाइड करते हैं कि कितना अर्निंग्स रिटेन करना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो समझ में आ रहा है क्या? Virtual people, are we getting this? क्लियर है? सिंपल इतना बोल रहे थे कि टैक्स का भी नॉलेज होना चाहिए फाइनेंस मैनेजर को। वाई? बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। ओके, अब चलते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में, फंक्शंस ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर। सुनो ध्यान से पहले, बुक हमें बोलता है कि एक फाइनेंस मैनेजर 8 इंपॉर्टेंट काम करता है। ये 8 इंपॉर्टेंट काम को हम स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करते हैं। अगर आप पहला 3 इंपॉर्टेंट काम ऑफ फाइनेंस मैनेजर समझ रहे हो तो सबसे पहला काम पता है क्या होता है? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स यानी फाइनेंसिंग डिसीजंस, दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, तीसरा डिविडेंड डिसीजंस। कि पैसा कहां से कितना आएगा, पैसे को कहां इन्वेस्ट करेंगे, और जो कमाएंगे उसमें कितना रिटेन करना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन इन सब में, इन तीनों में सबसे पहले कौन सा आएगा? फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन या डिविडेंड डिसीजन? सबसे पहले तो सर फाइनेंसिंग डिसीजन आएगा। पैसा लाएंगे फिर ही तो इन्वेस्ट करेंगे तभी तो रिटर्न आएगा, और फिर सोचेंगे कितना रिटेन करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन इन तीनों से भी पहले फाइनेंस मैनेजर का एक काम होता है फंड रिक्वायरमेंट एस्टिमेशन। बोला अगर बिजनेस में पैसा लाना है,
तो पहले ये तो डिसाइड करें कि कितना पैसा लाना है। ये थोड़ी ना कि जितना मिलेगा बस उठा लेंगे मार्केट से, बिकॉज एवरी मनी दैट वी गेट इन द बिजनेस, एवरी रूपी दैट वी गेट इन द बिजनेस हैज अ कॉस्ट अटैच्ड। याद है ना, बताया था। डिबेंचर वालों को भी कुछ रिटर्न चाहिएगा, प्रेफ वालों को, इक्विटी वालों को, हर एक रुपया का कैपिटल जो होगा बिजनेस में उसका एक कॉस्ट अटैच्ड होगा। तो हम उतना ही पैसा लाएंगे जितना हमें जरूरत होगा। इसके लिए क्या करेंगे, फंड रिक्वायरमेंट एस्टिमेशन करेंगे। तो ये कैसे होता है, थोड़ा सोचो, विजुअलाइज करो कि मुझे अगर एक बिजनेस शुरू करना है, ठीक है ना, आई थिंक ऑफ अ स्टार्टअप, कि मैं एक नया बिजनेस स्टार्टअप करूंगा। वेरी गुड सर। तो वो स्टार्टअप के लिए सबसे पहले मुझे ये सोचना है कि मुझे कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो उसको कैसे शुरू करते हैं, बैक कैलकुलेशन करते हैं कि इस बिजनेस के लिए डे 1 पे मुझे क्या क्या चाहिएगा। एक ऑफिस चाहिएगा, कुछ फर्नीचर चाहिएगा, ये चाहिएगा, वो चाहिएगा, ये एक लिस्ट बनाते हैं। फिर उन सब के सामने एक एक अमाउंट प्लॉट करते हैं और उससे एक टोटल इनिशियल एस्टिमेशन ऑफ फंड्स करते हैं। समझ में आ रहा है कि एक इनिशियल एस्टिमेशन ऑफ फंड्स करते हैं। वी लिस्ट आउट द फिजिकल एक्टिविटीज टू बी डन, कि क्या क्या काम करना है, और फिर हर एक एक एक्टिविटी के लिए एक एक अमाउंट सेट करते हैं और उस तरह टोटल अमाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करते हैं। एक बार हमने टोटल रिक्वायरमेंट एस्टिमेट कर लिया, फिर डिसाइड करते हैं ये टोटल पैसा, कितना पैसा कहां से लाना है, कितना डेट से, कितना प्रेफ से, कितना इक्विटी से, कितना पैसा कहां से लाना है, ये डिसाइड करते हैं। आइडियली फाइनेंस मिक्स, ये वर्ड पीछे आया था, हमें प्रोपोर्शन ऑफ डेट इक्विटी ऐसा रखना है ताकि बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हो। वो कैसे होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में सीखेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपको टॉपिक्स पे कि फाइनेंस डिसीजंस में फाइनेंस मैनेजर ये डिसाइड करेगा हमें कितना पैसा किस सोर्स से लाना है। इस तरह ये मिक्स डिसाइड करना है ताकि टोटल बिजनेस के लिए इसका कॉम्बिनेशन मिक्स बैलेंस्ड हो। एक बार पैसा लेकर आ गए, फिर पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, कुछ पैसे से फिक्स्ड एसेट्स खरीदेंगे, कुछ पैसे को नेट वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे। 1 रुपया भी बिजनेस में अगर आइडल है तो वो बिजनेस के लिए लॉस हो रहा होगा, नुकसान हो रहा होगा। तो सारे पैसे का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने का हम कोशिश करेंगे। इस पैसे से जब हम रिटर्न कमाएंगे तो उसमें कुछ रिटेन करेंगे फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, कुछ शेयर होल्डर को दे देंगे एज डिविडेंड। अगर ज्यादा रिटेन किया तो शेयर होल्डर ना खुश होगा, अगर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया तो एक्सपेंशन में दिक्कत आएगा। तो बोला ज्यादा एक्सपेंशन, ज्यादा रिटेन भी नहीं करना है, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करना है, हमें बैलेंस करना है। कितना कैसे ये डिसाइड करें। नेक्स्ट, अभी 4 काम डिस्कस किया हम लोगों ने, फाइनेंस मैनेजर के 4 काम। सबसे पहला फंड रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करेगा, फाइनेंसिंग करेगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस। 5th काम वो क्या करता है, 5th काम वो करता है कैश मैनेजमेंट। सो व्हाट डू यू मीन बाय कैश मैनेजमेंट, नाम से समझ में आ रहा होगा कि बिजनेस को कितना कैश इन हैंड मेंटेन करना चाहिए। ज्यादा कैश इन हैंड इज आइडल फंड, जो बिजनेस के लिए नुकसानदायक हो सकता है। मैंने लास्ट एग्जांपल देते टाइम आप लोगों को बताया था कि कई बार कई सारी कंपनियां ऐसी भी होती है जहां वो 2 दिन के लिए भी फ्राइडे को सारा पैसा इन्वेस्ट कर देती हैं ताकि 2 दिन का भी इंटरेस्ट वो अर्न कर सके, पैसा आइडल नहीं पड़ा रहे। तो कितना कैश मुझे होल्ड करना चाहिए। अब अगर कैश पूरा ही इन्वेस्ट कर देंगे तो भी दिक्कत है, डे टू डे काम में दिक्कत आएगा। फिर चाय लाना होगा, बोलेगा ये रुक बैंक से विड्रॉ करके लाता है, रियलिस्टिकली तो नहीं हो सकता। सो टेक्निकली कैश ज्यादा लो होगा तो भी दिक्कत आएगा, कैश ज्यादा मेंटेन करेंगे तो भी लॉस है। कितना क्या कैसे करना चाहिए ये डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट काम होता है फाइनेंस मैनेजर का, बिजनेस का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेंगे। इन द सेंस पीएल बैलेंस शीट बताएंगे और ये डिसाइड करेंगे क्या खोया क्या पाया, क्या प्रॉफिट क्या लॉस। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस करेंगे। अलग अलग कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, ऐसे अलग अलग स्टेटमेंट्स वगैरह बना के ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस को एनालाइज किया जाएगा। 6 काम हो गया 8 में से, 8 काम करना है जिसमें से 6 काम सीखा। पहला फंड रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करेंगे,
फाइनेंसिंग डिसीजंस करेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करेंगे, डिविडेंड डिसीजंस करेंगे, कैश मैनेजमेंट करेंगे, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेंगे। नेक्स्ट बोला हर एक कंपनी को अपने बैंक के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ता है। हर एक कंपनी को अपने बैंक के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ता है। अब ये रिलेशनशिप आपको प्रॉपर मेंटेन करके रखना चाहिए। इससे क्या होता है, कई बार जब आपको बैंक से कोई लोन वोन लेना होता है तो आप नेगोशिएट कर पाते हो ज्यादा अच्छे से, अच्छा रेट वगैरह के लिए। प्लस बैंक से अच्छा टर्म्स एंड कंडीशंस होगा तो बैंक आपको ज्यादा बेहतर सर्विसेज वगैरह दे रहा होगा। तो ये बैंक के साथ रिलेशनशिप बना के रखना ये भी फाइनेंस मैनेजर का जिम्मेदारी होता है। लास्टली, आज के दिन में कोई भी कंपनी का अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव होता है वैल्यू मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और लास्ट क्लास अगर ध्यान से सुना होगा याद आएगा कि ये वेल्थ या वैल्यू डिपेंड करता है ऑन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स डिपेंड करता है स्टॉक मार्केट वगैरह के ऊपर। तो हमें क्या करना है, ये मार्केट को एनालाइज करना है, स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, बाकी कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, मार्केट को समझना है, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, कोई मर्जर एक्विजिशन टेक ओवर करना, ये सब फाइनेंस मैनेजर की जिम्मेदारियों में ही आएगा कि कोई मर्जर्स करना, कोई अच्छा कंपनी सस्ता दाम में मिल रहा है तो उस कंपनी को खरीद लेना, अमेलगमेशंस वगैरह करना। ऑल दिस विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ फाइनेंस मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आर यू गेटिंग दिस? 8 ब्रॉड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बात करेंगे। फंड रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करना, फाइनेंसिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस, कैश मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, मैनेजिंग रिलेशनशिप विद द बैंक्स एंड स्टॉक मार्केट को एनालाइज करना। मार्केट में सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं है, स्टॉक मार्केट को भी एनालाइज करना, बिजनेस का मार्केट को भी एनालाइज करना कि कॉम्पिटिटर्स वगैरह क्या कर रहे हैं, मार्केट में क्या ट्रेंड वगैरह चल रहा है, ये सब स्टडी करना। आर यू विद मी? अब अपने बुक में ये 8 पॉइंट के बारे में 2-3 बुलेट्स हैं। मैं चाहता हूं अगले 5 मिनट में आप ये 8 पॉइंट रीड करेंगे। इनमें कुछ डाउट्स आना चाहिए, आ सकता है, मार्क करो, फिर उन सबको एक साथ डिस्कस करेंगे। वर्चुअल वाले आपसे भी पूछेंगे, अगर आपके पास डाउट नहीं आएगा तो फिर हम क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे आपके साथ। तो 5 मिनट ध्यान से पहले रीड करते हैं और फिर इन पॉइंट्स को टेकअप करेंगे फॉर डिस्कशंस। रीड करो पहले ध्यान से।
पढ़ा क्या वर्चुअल पीपल? बैंक से नेगोशिएट करना तो उसी का जिम्मेदारी होगा। सोचो, आज अगर आपको बैंक से लोन लेना है, पता है बैंक से जब लोन लेते हैं ना तो 0.1 0.2% के लिए भी बैंक से मगजमारी करते हैं, क्योंकि लोन तो 100 करोड़ का है, कंपनी 0.1 और 0.2% से भी बहुत लाखों रुपए का फर्क पड़ जाता है इधर उधर। सो एक एक मतलब वो लोन का रेट 9.5 होगा या 9.4 होगा या 9.2 होगा या 9.25 होगा, इस पे भी नेगोशिएशन चलता है। ये फाइनेंस मैनेजर का जिम्मेदारी है। ओके, विच पॉइंट्स डू यू हैव डाउट विद? ओके, एवरीवन एल्स। डाउट नए आने का दो मतलब होता है। आई टेक इट पॉजिटिव बिकॉज माई ब्लड ग्रुप इज बी पॉजिटिव। ओके, आ जाओ रीड कर लेते हैं, डाउट्स आएगा तो टेकअप करते हैं। सबसे पहले फंड रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करना। द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स हैव टू बी केयरफुली एस्टिमेटेड। द पर्पस ऑफ फंड्स एंड द टाइमिंग ऑफ फंड्स शुड बी डिटरमिन्ड। इस लाइन का मतलब समझो। अगर मैं एक 100 करोड़ का प्रोजेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि छोटा मैं सोचता नहीं, तो अगर मुझे 100 करोड़ का प्रोजेक्ट करना है तो क्या मुझे पूरा 100 करोड़ डे वन पे चाहिएगा? यस और नो? यस और नो? ऑब्वियसली नो। वेरी गुड। क्यों सर? बोला सर डे वन से 100 करोड़ पूरा थोड़ी ना चाहिएगा। डे वन पे तो हम धीरे धीरे कुछ कुछ काम करेंगे, कुछ पैसा हो सकता है 6 महीने 1 साल बाद चाहिएगा, कुछ पैसा 2 साल बाद चाहिएगा, व्हाटएवर। तो बोला अगर मुझे कुछ पैसा 1 साल बाद चाहिए, कुछ 2 साल बाद चाहिए, मैं पूरा का पूरा 100 करोड़ डे वन पे उठा लूं मार्केट से, तो क्या होगा? डे वन से ही 100 करोड़ पे मुझे रिटर्न देना पड़ेगा, जबकि मेरे को काम में तो वो पैसा आ ही नहीं रहा होगा। आर यू गेटिंग द लॉजिक? तो इसीलिए बोल रहे हैं हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है टाइमिंग ऑफ फंड्स, कि उसका पैसा कब दरकार होगा। व्हेन रिक्वायर्ड, ब्रैकेट में समझ में आ रहा है ना, कि जब दरकार होगा तब मार्केट से वो पैसा लेकर आएंगे। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कितना पैसा चाहिएगा एंड कब चाहिएगा। व्हेन रिक्वायर्ड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसमें बजटरी कंट्रोल, बजट बनाएंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने का बात करेंगे, सारा फिजिकल एक्टिविटीज को फोरकास्ट करेंगे एंड देन ट्रांसलेटिंग देम इनटू मॉनेटरी टर्म। समझ में आ रहा है जो डिस्कस कर रहे थे? पहले लिस्ट आउट करेंगे क्या क्या काम करना है, फिर हर एक एक काम के लिए एक एक अमाउंट बैठा देंगे। दैट इज हाउ वी प्रोसीड विद इट। पहले लिस्ट आउट करेंगे क्या क्या काम करना है, फिर हर एक एक काम के लिए एक अमाउंट बैठा देंगे। समझ में आ रहा है क्या? ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर या फाइनेंशियल डिसीजंस। अब यहां क्या होगा? बोला फंड्स कैन बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। फंड्स कैन बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अब इसका मतलब समझो, सुनो। शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या होगा? लेस देन 1 ईयर वाला, यानी करंट लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या होगा? डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बैंक लोन, इक्विटी। अब अगर मैंने लॉन्ग टर्म के पैसे को शॉर्ट टर्म में लगाया या शॉर्ट टर्म के पैसे को लॉन्ग टर्म में लगाया तो दिक्कत हो जाएगा। एसेट साइड भी कुछ लॉन्ग टर्म एसेट्स होंगे, जैसे कि सर फिक्स्ड एसेट्स वगैरह, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग। कुछ शॉर्ट टर्म एसेट्स होंगे, जैसे कि सर इन्वेंट्री, डिबेंचर्स, डेटर्स, रिसीवेबल्स एक्सेट्रा। अब अगर मैंने को आइडियली मुझे क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म एसेट्स को शॉर्ट टर्म पैसे से मीट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म एसेट्स को लॉन्ग टर्म पैसे से मीट करना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म एसेट शॉर्ट टर्म के पैसे से मीट किया तो ये शॉर्ट टर्म वाला पैसा तो शॉर्ट टर्म में वापस चुकाना पड़ेगा, और उसको आपने लगा दिया लॉन्ग टर्म में तो वो वापस आएगा ही नहीं, शॉर्ट टर्म में तो प्रॉब्लम हो जाएगा। या लॉन्ग टर्म के पैसे को अगर आपने शॉर्ट टर्म में लगाया तो वो पैसा थोड़ा दिन में वापस आ जाएगा। अब करें क्या उसका? वो तो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लिया था हमने, जबकि इन्वेस्ट कर दिया शॉर्ट टर्म में। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या? तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम लॉन्ग टर्म फंड्स को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, शॉर्ट टर्म फंड्स को शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करें। यहां तक समझ में आ रहा है क्या? आर वी गेटिंग दिस?
सो नाउ एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स होता है एंड करंट एसेट्स होता है. करंट एसेट्स में भी हम बोलेंगे देयर इज समथिंग कॉल्ड परमानेंट करंट एसेट्स एंड टेम्पररी. समझ में आ रहा है? So what do you mean by permanent and temporary? Permanent is the minimum level of current assets that I will always maintain. आज हम चाहे बिजनेस में जितना ही डिमांड ज्यादा या कम हो, कैश जीरो तो नहीं करेगा, हमेशा कुछ मेंटेन करेगा मिनिमम. सिमिलरली हमेशा कुछ डेटर्स, कुछ इन्वेंट्री हमेशा रहेगा, एक मिनिमम लेवल ऑफ करंट एसेट्स हमेशा रहेगा. दैट इज माय परमानेंट करंट एसेट्स. उसके ऊपर टेम्पररी जैसा जैसा बिजनेस का डिमांड साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस होगा, कभी ज्यादा डिमांड है, कभी कम डिमांड है, कभी ज्यादा डिमांड है, कभी कम डिमांड है, उसके हिसाब से कभी ज्यादा करंट एसेट चाहिए, कभी करंट चाहिए, कभी ज्यादा चाहिए, कभी कम चाहिए. आइए बताइए. तो बोला ये लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए पैसा, तो इसको लॉन्ग टर्म से लाना चाहिए, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स तो लॉन्ग टर्म तक चाहिएगा एंड परमानेंट करंट एसेट भी हमेशा रखना है, परमानेंट है तो लॉन्ग टर्म तक चाहिएगा, और ये शॉर्ट टर्म से लाना चाहिए. अब देखो समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना? तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग टर्म फंड से फिक्स्ड एसेट्स एंड परमानेंट वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करेंगे एंड शॉर्ट टर्म फंड से करंट वर्किंग कैपिटल यानी टेम्पररी वर्किंग कैपिटल वाला पार्ट फाइनेंस करेंगे. अब एकदम क्लियर हो रहा है? चाहो तो कॉपी भी करके रख लो, या क्लियर है तो नहीं दरकार है, क्लियर है तो ऑब्वियसली नहीं दरकार है. वर्चुअल क्लियर है ना? चलो ठीक है. Decision regarding capital structure should be taken to provide proper balance between long term funds and short term funds, loan funds and own funds. मतलब सर कितना पैसा लॉन्ग टर्म से लाना है, कितना पैसा शॉर्ट टर्म से लाना है, ये डिसाइड करना है. लॉन्ग टर्म में भी कितना पैसा खुद का लगाना है इक्विटी, कितना पैसा लोन पे लाना है, डिवेंचर्स वगैरह, लोन्स एंड डिवेंचर्स. तो ये सब डिसीजंस लेना होगा. दिस इज ऑल फाइनेंसिंग डिसीजंस. कितना पैसा लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म अभी अभी समझाया. सिमिलरली कितना लॉन्ग टर्म में भी कितना पैसा ओन फंड्स, कितना बोरोड फंड्स. लॉन्ग टर्म फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर फिक्स्ड एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड परमानेंट वर्किंग कैपिटल. शॉर्ट टर्म फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग कैपिटल ओनली. तो लॉन्ग टर्म से हम दो चीज खरीदेंगे, लॉन्ग टर्म एसेट्स प्लस परमानेंट वर्किंग कैपिटल, एंड शॉर्ट टर्म फंड्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर टेम्पररी वर्किंग कैपिटल. क्लियर हो रहा है? A proper mix has to be worked out by the finance manager. तो सेम मिक्स का बात कर रहे हैं, फाइनेंस मिक्स. मिक्स यानी वहां पे लिख लो फाइनेंस मिक्स. प्रॉपर फाइनेंस मिक्स होना चाहिए, उसका बात कर रहे हैं यहां पे. Are you with me? Next, investment decisions. Funds procured should be invested effectively. Long-term funds should be invested in fixed assets and permanent working capital. Same चीज वापस बोल रहा है. Long-term funds will be invested in fixed assets and permanent working capital. Asset management policy should be laid down for fixed assets and current assets. Asset management policy यानी ताकि assets का misuse नहीं हो. Assets को भी तो manage करना है ताकि assets का misuse नहीं हो बिजनेस के अंदर. तो कंपनी में एसेट मैनेजमेंट पॉलिसीज होना चाहिए जिसमें लिखा होगा कंपनी का एसेट का कौन कितना यूज करेगा, कैसे यूज करेगा, ताकि मिस यूज ऑफ द एसेट्स नहीं हो रहा. ऐसे अपना एसेट समझ के उसको मिस यूज नहीं करना है, ये इंश्योर करना होगा. आर यू विद मी? ओके. नेक्स्ट इज डिविडेंड डिसीजंस. नेक्स्ट इज डिविडेंड डिसीजंस. The finance manager assists the top management. दो चीज में, what amount be paid to the shareholders and what amount has to be retained in the business.
कितना पैसा पे करेंगे एंड कितना पैसा रिटेन करके रखेंगे, ये डिसाइड करना होगा। ज्यादा डिविडेंड दिया तो भी दिक्कत है, कमती डिविडेंड दिया तो भी दिक्कत है। डिविडेंड कितना देना है ये डिपेंड करेगा ऑन न्यूमरस फैक्टर्स लाइक, बोला सर अर्निंग्स पे डिपेंड करेगा। कैसे? अगर ज्यादा अर्निंग्स आ रहा होगा तो डिविडेंड ज्यादा दे सकते हैं, टेंशन नहीं है हमारे को। अगर अर्निंग्स कम आ रहा होगा तो डिविडेंड देने में टेंशन होगा। मार्केट में शेयर प्राइस, अगर मेरा शेयर्स का दाम मार्केट में बढ़ रहा है तो शेयर होल्डर्स डिविडेंड ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, तो ज्यादा डिविडेंड देने का सोचना चाहिए हमें। अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स इन फ्यूचर नहीं है तो डिविडेंड ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स है, फ्यूचर में एक्सपेंशन का प्लान्स है, तो डिविडेंड कम देना चाहिए। कैश फ्लो, अंडरस्टैंड, भले ही आपके पास बहुत सारा प्रॉफिट हो, लेकिन डिविडेंड प्रॉफिट से नहीं कैश में दिया जाएगा। लास्ट डे वाला एग्जांपल अगर याद आए तो ऐसा हो सकता है कि आपको बुक्स में प्रॉफिट दिख रहा है 3 लाख, लेकिन कैश फ्लो नेगेटिव है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर डिविडेंड देंगे कहां से? सर कैश तो ऑलरेडी नेगेटिव चल रहा है हमारे लिए। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या? तो डिविडेंड देते टाइम हमें कैश पोजीशन भी देखना है बिजनेस का, एंड टैक्स पोजीशन ऑफ शेयर होल्डर्स। अभी समझा रहे थे कि टैक्स शेयर होल्डर्स का पर्सनल इनकम कितना है वो देखकर फिर टैक्स लायबिलिटी इंप्लीकेशन समझ के फिर डिसाइड करेंगे कितना डिविडेंड देना चाहिए। आर वी गेटिंग ईच ऑफ द पॉइंट्स? देखो एक एक डिस्कस करके समझा रहे हैं आपको। नाउ कैश मैनेजमेंट डिसीजंस, the finance manager has to ensure that all branches, departments are supplied with adequate cash. हर एक डिपार्टमेंट ब्रांच में एडिक्वेट सफिशिएंट कैश होना चाहिए, सफिशिएंट कैश। He also has to ensure that there is no excess cash in any division at any point of time. सफिशिएंट होना चाहिए लेकिन एक्सेस भी नहीं होना चाहिए। कैश मैनेजमेंट एंड डिसबर्समेंट का पॉलिसी शुड बी लेड डाउन। ओके, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सुना। आज अगर मेरे डेटर्स को मैंने कहा कि आप मुझे 10 तारीख तक पे कर सकते हो, अब अगर सारे क्रेडिटर्स को मुझे पेमेंट 3 तारीख तक करना है, तो प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या? क्रेडिटर्स को देना है पैसा 3 तारीख को, लेकिन डेटर्स लोग देगा 10 तारीख तक, तो 3 तारीख को पैसा अपने पास से देना पड़ेगा, फिर 10 तारीख को मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम समझ में आ रहा है बार बार? इसकी जगह अगर हम ऐसा करें कि डेटर्स को बोले आपको पैसा देना है 2 तारीख तक और क्रेडिटर्स को बोले हम पैसा आपको देंगे 5 तारीख तक, तो वो जो आएगा उसी से पे ऑफ कर देंगे। दिस इज कैश मैनेजमेंट पॉलिसीज। कैश को मैनेज करना है, मैनेजिंग द टाइमिंग ऑफ द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज इन सच अ मैनर दैट द इनफ्लोज कैन बी यूज्ड टू फाइनेंस एंड पे द आउटफ्लोज। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? दिस इज कैश मैनेजमेंट पॉलिसीज। कैश को मैनेज करना है इन सच अ मैनर दैट द इनफ्लोज कैन बी यूज्ड टू पे ऑफ एंड मैनेज द आउटफ्लोज। क्लियर हो रहा है क्या? कैश मैनेजमेंट डिसीजंस। आ गया ना? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। बोला द फाइनेंस मैनेजर has to evaluate financial performance of the various units of the organization. कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है नहीं है, इसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा अपने को, और ये इवैल्यूएट करने के लिए देयर आर वेरियस टूल्स, जैसे कि बजट बनाएंगे, रेशियो एनालिसिस करेंगे, कैश फ्लो, फंड फ्लो। आर यू गेटिंग ऑल दिस? Financial analysis helps management assess how effectively the funds have been utilized and to identify methods for improvement. बोला जब हम ये फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे तो समझ में आएगा हमने कितना पैसा लगाया, बदले में कितना रिटर्न पाया, और क्या कर सकते हैं ताकि ये रिटर्न को और बढ़ाया जा सके। सो दैट इज व्हाट वी आर एबल टू एनालाइज। सी, मेरा सारा बिजनेसेस इक्वली प्रॉफिटेबल होगा ये जरूरी तो नहीं है। कुछ बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट आ रहा होगा, कुछ में कम आ रहा होगा। जब हम ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करेंगे तो समझ में आएगा कौन सा बिजनेस कितना कमा के दे रहा है। जिसमें ज्यादा कमा रहे होंगे उसमें क्या करेंगे? ज्यादा पैसा लगाएंगे। जो कम कमा रहा होगा उसको देखेंगे अगर फ्यूचर का पोटेंशियल कैसा है, नहीं तो उसको बंद कर देने का बात करेंगे। आर यू गेटिंग ऑल दिस?
यस और नो? ओके. Financial negotiations. The finance manager is required to interact and carry out negotiations with financial institutions. Carry out negotiations with the financial institutions. तो बैंक वगैरह के साथ भी नेगोशिएट करना होगा. आज जब भी बैंक से कोई भी चीज को लेकर नेगोशिएशंस करना होगा तो वो काम फाइनेंस मैनेजर कर रहा होगा. रेट वगैरह को लेके, लोन वगैरह को लेके, ये सारा काम फाइनेंस मैनेजर करके दे रहा होगा. क्लियर है क्या? वर्चुअल पीपल, यस और नो? फंड फ्लो क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट के जैसा ही एक स्टेटमेंट होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या चेंजेस हुआ है. वैसे ही फंड फ्लो स्टेटमेंट बताता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस हुआ है. तो कैश फ्लो के जैसा होता है, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो बताते हैं, वैसे ही वर्किंग कैपिटल में एडिशन एंड चेंजेस फंड फ्लो स्टेटमेंट बताता है. देखो क्लियर हो रहा है क्या? ओके. मार्केट इंपैक्ट एनालिसिस. The finance manager has to keep in touch with stock exchange and the behavior of share price. शेयर्स का दाम बढ़ रहा है, घट रहा है, इसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना पड़ता है. स्टॉक मार्केट का ट्रेंड्स वगैरह समझना पड़ता है. वैल्यू मैक्सिमाइजेशन इज अचीव थ्रू दिस एनालिसिस एंड एक्शन. देखो जो समझा रहे थे कि अल्टीमेटली बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, एंड दैट वैल्यू मैक्सिमाइजेशन इज डन थ्रू दिस. देखो क्लियर हो रहा है? एक बिजनेस के फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक चार्ट बना के बुक दिया है अपने को कि ब्रॉडली कंपनी में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसके नीचे प्रेसिडेंट होगा फाइनेंस का. अब उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट मैन्युफैक्चरिंग का होगा, फाइनेंस का होगा, मार्केटिंग का होगा, हर एक डिपार्टमेंट का होगा. अब ये फाइनेंस डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा? तो बोला फाइनेंस में एक ट्रेजरर होता है और एक कंट्रोलर होता है. ट्रेजरर में आप जो सीखेंगे वो एफएम में सीखेंगे, आप इंटर का एफएम या फाइनल का एसएफएम. कंट्रोलर में जो है वो सारा सीखेंगे आप अलग अलग अदर सब्जेक्ट्स में. कंट्रोलर में देखो सारा अदर सब्जेक्ट्स है, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, बजटिंग, ऑडिट. दिख रहा है क्या? जबकि ट्रेजरी में कैश मैनेजमेंट, क्रेडिट मैनेजमेंट की उधार देना है या नहीं देना, जो मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स चैप्टर में पढ़ाएगा, बैंकिंग मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वगैरह सीए फाइनल के सिलेबस वगैरह में आएगा, सीएसईएमए के, ठीक है ना. बाकी सब इंटर के सिलेबस में है, बट अभी वेरी क्लियरली गेटिंग दिस पार्ट. देखो दिस इज अ ब्रॉड स्ट्रक्चर ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, खाली देखने के लिए कि बिजनेस में फाइनेंस डिपार्टमेंट कैसा दिखता है. तो फाइनेंस में एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है, एक कंट्रोलर डिपार्टमेंट होता है. कंट्रोलर अलग अलग बाकी काम को कंट्रोल कर रहा होता है. ट्रेजरी मेन फाइनेंस रिलेटेड डिसीजंस ले रहा होता है. देखो ब्रॉडली फाइनेंस हैज दो पार्ट, ट्रेजरी फंक्शंस एंड कंट्रोल फंक्शंस. देखो विद दैट वी हैव एक्चुअली ऑलमोस्ट क्या पूरा कंप्लीटेड द चैप्टर. आई विल गिव यू 2 minutes. एक बार अच्छे से पूरा चैप्टर स्टार्ट टू एंड फ्लिप करके देख लो. यू आर कंफर्टेबल विद ऑल द टॉपिक्स, कहीं कोई डाउट नहीं है ना? क्योंकि इसके बाद एक नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, एक प्रैक्टिकल चैप्टर शुरू हो जाएगा. तो यहां तक कंफर्टेबल है ये इंश्योर करते हैं, ठीक.